एक साइबर क्राइम और एक आम क्राइम में एक बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि इन साइबर क्राइम देयर इज़ नो क्राइम सीन। साइबर क्राइम बेसिकली हर वो क्राइम है जो टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता हो। बाहर बैठे बैठे आपके पैसे इधर से उधर कर देते हैं, ये कैसे मुमकिन होता है? जब तक आप इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे आपके साथ ये फाइनेंशियल फ्रॉड कभी नहीं हो सकता। साइबर क्राइम है बेसिकली, ये कितनी किस्म के हैं? दो तरह के साइबर क्राइम होते हैं, एक सोशल मीडिया क्राइम है और एक फाइनेंशियल क्राइम है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी आ गया, आप देख रहे हैं कि इवन आवाज़ भी और तस्वीर भी ख्याली बनाई जाती है आके। सर आवाज़ भी बदल लेते हैं, ट्रस्ट ऐसा दिलवा देते हैं, फिर एक लाइन बड़ी इस्तेमाल होती है देख कर डिलीट कर देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल बासित खान, प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, एक ज़माना था जब पाकिस्तान में बहुत ही, इसे कहते हैं कि कोई कैलकुलेशन करनी होती थी, या आप समझें कि मसले मसाइल ज़िंदगी के ऐसे होते थे, रिकॉर्ड होता था सरकारी महकमों में, तो लोग जमा तफरीक के चक्कर में पड़े रहते थे, परेशान थे बहुत ज़्यादा। फिर एक वक्त आया जब 80s में कंप्यूटर साहब तशरीफ़ ले आए। जब कंप्यूटर साहब तशरीफ़ लाए तो आसानियाँ भी हो गई और लोग बहुत खुश भी हुए। लेकिन उसके साथ ही कुछ अरसे के बाद एक नेट साहब भी तशरीफ़ ले आए। जब कंप्यूटर नेट आया तो फिर एक क्राइम आया। उस क्राइम को कहते हैं हम साइबर नेट क्राइम। अच्छा, ये बड़ा अहम क्राइम है, ये बहुत बड़ा अहम इशू है पाकिस्तान का आजकल। ये माइंड सेट से चलता है, हम किसी और माइंड सेट में रहते हैं और ये किसी और माइंड सेट की तरह है। लिहाजा इस पे आज गुफ्तगू करेंगे हम। और मैंने आज अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है एक ऐसे शख्स को, मैं ख्याल है शायद एक या दो लोग होंगे जो पाकिस्तान में ऐसे जो साइबर क्राइम लॉस को या साइबर लॉस को वो डील करते हैं। और देयर इज़ ओनली वन एंड वन, दैट इज़ मिस्टर ज़ैन कुरैश। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। ज़ैन, बड़ी आपकी शोहरत माशाल्लाह सुनी है मैंने, बहुत सी बातें मैंने आपके बारे में सुनी हैं। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, और आपने जैसे जवानी में ही वो इल्म हासिल कर दिया। लोग 30-40 साल की मेहनत के बाद काम, फिर उनको वो शऊर और वो जहानत और वो अक्ल आती है। ये क्या आपके बचपन से, यानी तालीम जो आपने ली है, आपके जहन में था कि आपने वकील बनना है, और फिर वकील भी साइबर लॉस का? अब्दुल बासित साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज इनवाइट किया, और आपका जो सवाल था वो बड़ा ज़रूरी और मैं समझता हूँ बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है। देखिए, इस फील्ड में आने की जो बुनियादी वजह थी वो ऑब्वियसली एक तो मेरे लिए इंस्पिरेशन थे मेरे वालिद साहब। मैंने सारी ज़िंदगी उनको फील्ड में देखा, और बतौर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वो रिटायर्ड हुए 2020 में। और शुरू से ही जब हम कभी फैमिली इवेंट्स पे भी इकट्ठे होते थे तो मेरे चचा भी चूँकि लॉयर थे, तो हमने हमेशा अपने बड़ों को देखा ज़्यादातर लॉ पॉइंट्स के ऊपर गुफ्तगू करते हुए। और बैक इन 2016 जब ये साइबर क्राइम के हवाले से बहुत डिस्कशन स्टार्ट हुई, तो मेरे वालिद साहब वाज बेसिकली द पर्सन जिन्होंने मुझे कहा कि यू शुड कंटिन्यू प्रैक्टिस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। एट दैट टाइम मैं बैंकिंग का काम कर रहा था, और मेरे पास बहुत ज़्यादा काम एट दैट टाइम बैंकिंग का था। आज भी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम मौजूद है, और उसमें रिकवरी सूट्स वगैरह बैंक के होते थे, वो हम देखते थे। लेकिन जो ही मेरी थोड़ी सी जो डायरेक्शन थी वो उस तरफ गई, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे उसमें लगा कि ये एक ऐसी फील्ड है कि शायद इसके लिए मुझे मेरा जो लर्निंग का पैशन है शायद वो भी बहुत ज़्यादा है, और दूसरा मुझे ऐसा लगा कि इसके लिए इसका स्कोप भी बहुत ज़्यादा है। तो इन द बिगनिंग, अगेन इट वाज अ चैलेंजिंग टास्क, यू नो। इट्स अ चैलेंजिंग टास्क, क्योंकि बिगनिंग में जब हम साइबर क्राइम की फील्ड की बात करते थे तो बहुत सारे लोग जो थे वो इवन मजाक भी उड़ाते थे कि भाई ये तो फील्ड अभी पाकिस्तान में बनी नहीं है, या इसमें अभी तक वो केसेस उस तरीके से नहीं हैं, तो हाउ कुड यू सर्वाइव इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो लेकिन मैंने ये देखा कि ये जो फील्ड थी ये फ्यूचर की फील्ड है, और इसमें काम आगे भी मज़ीद होगा। तो उसी को मैंने कोशिश किया। एक तो मैंने इसको पढ़ा, पढ़ने के बाद मैं समझता हूँ काम जो है ना बेसिकली वो काम आने से आता है। तो वकील को भी कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में अपनी एक्सपर्टीज़ बताने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए उसके पास काम का होना ज़रूरी है। तो मैंने बेसिकली इस फील्ड में काम किया, बहुत अच्छा काम किया। अदालतों में हमने केसेस को रिप्रेजेंट किया, ट्रायल कंप्लीट करवाए। तो वहाँ से मेरी जो एक्सपर्टीज़ थी वो मज़ीद जो थी वो बेहतर होनी स्टार्ट हुई, पढ़ने से, लिखने से। फिर मैंने एक और काम भी किया सर, मैंने इसमें फ़ॉरेन ऑथर्स की किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ी। मैंने ये कोशिश की कि मैं जो पूरी दुनिया का साइबर क्राइम का जो
लॉ है मैं उसको भी देखूं कि वो कैसे कंपैरेटिवली या हमसे बेहतर है या हमसे भी अभी उस तरीके से प्रोग्रेस नहीं हो सका। तो मैंने उसके अंदर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखी और मेरे ख्याल में ये शायद आज इस फील्ड में जो मेरे पास एक मुकाम है, इसमें मेरी वालिदैन की दुआएं हैं, अल्लाह ताला का ख़ास करम है, लोगों की दुआएं हैं, और उसमें मैं समझता हूँ कि उसमें एक छोटा सा पोर्शन जो है वो एक मेरी मेहनत का भी है और मैं समझता हूँ एक मेरे पैशन का भी है। ठीक है। अच्छा साहब, ये बताइए कि साइबर, बेसिकली आपको साइबर क्राइम्स कह सकते हैं आप, ये साइबर नेट क्राइम्स कहते हैं, यानी जब तक ये नेट नहीं आया था तो इसका मतलब साइबर क्राइम नहीं बना था। ये कंप्यूटर तो पहले आ गया था ना, कंप्यूटर के बाद जब नेट हुआ है तो उसके बाद से फिर लोगों ने इसके जो है ना वो नाजायज़, जैसे कहते हैं, गैर कानूनी काम शुरू किया। पूरी दुनिया में जो सबसे पहली सिग्नेटरी जो ट्रीटी साइन की गई थी कंप्यूटर रिलेटेड हैकिंग से बचाने के लिए या कंप्यूटर रिलेटेड जो इश्यूज आते थे उनसे लोगों को बचाने के लिए, दैट वाज कॉल्ड एज बुदापेस्ट कन्वेंशन। वी आर नॉट सिग्नेटरी ऑफ इट, लेकिन ये बहुत साल पहले इंटरनेट जो था, जब ये प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, या जिससे हम कहते हैं ना, जो हम पुराने वक्तों में जब कार्ड्स के थ्रू इंटरनेट को इस्तेमाल किया करते थे, अभी जब इंटरनेट का जो इस्तेमाल था वो बढ़ा, जो बैक इन 2009-2010 से जब इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो उसके बाद ये जो टर्म थी साइबर क्राइम, ये बड़ी फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होनी शुरू होगी। अब साइबर क्राइम बेसिकली हर वो क्राइम है जो टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता हो। अच्छा, मैं जैसे हम चूँकि आम लोगों के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आम आदमी को भी समझ में आए, पढ़े लिखे को भी समझ में आए, ये जो हमारे यहाँ क्राइम्स होते हैं बेसिकली, यानी एक वो क्राइम है जो कि आप किसी इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ करते हैं, एक वो भी क्राइम है जो किसी इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ये भी क्राइम की शक्ल आते हैं। फिर ये जो बाहर बैठे बैठे आपके पैसे इधर से उधर कर देते हैं, ये कैसे मुमकिन होता है? ये बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस, या बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, या बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज ऑफ द पर्सन हु इज़ डूइंग दिस? देखिए, फाइनेंशियल फ्रॉड कमिट करने वाला जो शख्स है ना, वो दो इमोशंस के साथ खेलता है। द फर्स्ट वन इज़ लालच, वो आपको लालच देता है, अगर आपने ऐसा किया तो आपका इनाम निकल आएगा, अगर आपने ये किया तो आपकी लॉटरी निकल आएगी, अगर आप इस तरह करेंगे तो इस गेम शो के अंदर आप गाड़ी जीत जाएंगे। दूसरा वो इमोशन इस्तेमाल करता है फियर का, खौफ। वो आपको कहता है आपका बेटा पुलिस स्टेशन के अंदर है, पैसे भेज दें, बेटा ले जाएं। हाँ, ये अक्सर मैंने भी ऐसे मुझे मैसेजेस आए, हर आदमी को आते हैं। अब दोनों जो इसी तरीके से आपको कहा जाएगा, मैं आपके बैंक का रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहा हूँ, अगर आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना कराई, मेरे साथ पिन शेयर ना किया, तो आपका अकाउंट शाम को बंद हो जाएगा। तो ये जो दोनों फियर्स हैं, बेसिकली इन दो फियर्स में जब हम जकड़े जाते हैं तो हमारे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो जाता है। फाइनेंशियल फ्रॉड की जो सबसे बुनियादी वजह है वो हमारा इन दो फियर्स से, एक इमोशन से ना, एक आपका लालच से ना निकल पाना है और दूसरा आपका खौफ से ना निकल पाना है। और एक मैं इसमें और चीज़ ऐड करूँगा, बेसिकली जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स कमिट किए जा रहे होते हैं, ये फेक सिम कार्ड्स के थ्रू किए जा रहे होते हैं। मैंने इस पर एक बहुत अरसा पहले एक आर्टिकल भी लिखा, दैट वाज मेनेंस ऑफ मिस यूज़ ऑफ सिम कार्ड्स इन ऑर्डर टू ट्रैप इनोसेंट सिटीजन, जिसमें मैंने ये कहा कि जितने लोगों के साथ फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें बेसिकली एक फेक सिम कार्ड है जिसको पहले इशू करवाया जाता है। इसीलिए लॉ में भी अनऑथराइज्ड इशूएंस ऑफ सिम कार्ड की सज़ा रखी गई सेक्शन 17 के अंदर। सिम कार्ड इशू होता है, जैसे मिसाल के तौर पे किसी और का नाम लिया, अपने मोबाइल फ़ोन में वो सिम कार्ड को इंसर्ट किया और किसी तीसरे शख्स को कॉल की और उसको ट्रैप करने की कोशिश की। अब इसके लिए अगर मैं इस फाइनेंशियल स्कैम को अगर कोई टेक्निकल टर्म में एक्सप्लेन करूँ तो इसको फिशिंग कहते हैं, नेट फेंकना। फिशिंग क्या है? आपने नेट फेंका, उसमें मछली फंस गई। आपने बेसिकली किसी को फंसाना है, उसकी ज़ाती मालूमात हासिल करनी है उसके साथ क्राइम कमिट करने के लिए। जब तक आप इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे आपके साथ ये फाइनेंशियल फ्रॉड कभी नहीं हो सकता। तो ये बताइए कि ये जो साइबर क्राइम है बेसिकली, ये कितनी किस्म के हैं पाकिस्तान में जो चल रहे हैं इस वक्त, जो प्रेवलेंट हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसके शिकार हमारी आवाम हो रही है? सर, एक तो दो तरह के साइबर क्राइम होते हैं, एक सोशल मीडिया क्राइम है और एक फाइनेंशियल क्राइम है। बेसिकली एक साइबर क्राइम में और एक आम क्राइम में एक बुनियादी जो फ़र्क है वो ये है कि इन साइबर क्राइम देयर इज़ नो क्राइम सीन। ठीक है। आम क्राइम में देयर इज़ ऑलवेज अ क्राइम सीन। जैसे चोरी हुई है, जगह देखी जाएगी, सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली जाएगी, कुछ लोगों के बयान लिखे जाएंगे। साइबर क्राइम में कोई साइबर क्राइम के अंदर कोई जो है क्राइम सीन नहीं होता और जो शख्स करने वाला है वो अनोनिमस है। ठीक है। दो क्राइम है, दो कैटेगरीज हैं साइबर क्राइम की, एक सोशल मीडिया क्राइम है और एक फाइनेंशियल क्राइम है। अब दोनों क्राइम के अंदर जो एक चीज़ जो इनकी करैक्टरिस्टिक में आती है, जो सोशल मीडिया क्राइम किए जाते हैं वो भी फेक अकाउंट से किए जाते हैं
और जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स किए जाते हैं वो एक फेक सिम कार्ड के थ्रू किए जाते इसका हैं। मतलब ये हुआ ज़ैन कि जब से सोशल मीडिया ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में डेवलप हुआ है और सोशल मीडिया के डेवलप होने के बाद ये साइबर क्राइम भी ज़्यादा बढ़े हैं उससे, इसका दोनों का मेरे ख्याल चोली दामन का साथ लगता सर है। बेसिकली साइबर क्राइम की, जैसे इंडिया में उनका एक शहर है बेंगलोर, अब इंडिया के उस शहर को बेसिकली एक कहा जाता है दैट इज़ आईटी हब है वो, वहाँ पे इन बहुत सारे आईटी हाउसेज हैं, सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, तो सबसे ज़्यादा जो साइबर क्राइम है वो बेंगलोर में पाया जाता है। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो साइबर क्राइम की शरह उन शहरों में ज़्यादा है जहाँ पे हेल्थ के जो फैसिलिटीज़ हैं वो बेहतर हैं, जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, जहाँ पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर है, जहाँ पे अर्बन लाइफस्टाइल जो है वो बेहतर है आप एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़। तो जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, जैसे बड़े शहरों में इंटरनेट फैसिलिटीज़ बेहतर हैं, तो बड़े शहरों में साइबर क्राइम की शरह भी ज़्यादा है। शरह बढ़ेगी। वैसे मैं इंडिया का, जैसे आपने जिक्र किया, मैं भी देख रहा था एक जगह, इंडिया वाले कह रहे थे कि जी वहाँ 19 से 20 की बात हो रही थी कि जी एक साल में 80% साइबर क्राइम्स बढ़े हैं, 80% इंक्रीज आई इसमें। और उसके साथ साथ जो उनकी कैपेसिटी टू डील विद द साइबर क्राइम है वो इस तरह है कि उनके जो नॉर्मल पुलिस स्टेशन हैं उनके पास ये इख्तियार है हाँ सही है। टू डील विद सच लाइक मैटर्स। प्लस मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी जजमेंट्स भी वहाँ पे आई हैं जिन्होंने उनके लॉ को बड़े अच्छे तरीके से जो है इंटरप्रेट भी किया है। अच्छा, साइबर क्राइम जो है अगर देखा जाए इसमें कि इस साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या क्या मुमकिन तदाबीर हो सकती हैं? मसलन आप ये बता रहे हैं, शुरू में इसे बताया कि लालच होता है, कोई धोखा देता है आपको, कोई आपको चोगा डालता है कि हाँ जनाब ये करें तो आपको ये हो जाएगा, और हम उससे फंस जाते हैं आके। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे यहाँ दीगर क्राइम्स भी होते हैं, जैसे कि आप मतलब किसी की तस्वीर किसी के साथ लगा दी, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर भी आ गया, आप देख रहे हैं कि इवन आवाज़ भी और तस्वीर भी ख्याली बनाई जाती है आके, और लोग कहते हैं कि ये इस तरह है। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ये इस तरह के करना, ये भी ऑल्सो इज़ अ वेरी सीरियस क्राइम, कम्स इन दिस साइबर क्राइम। जी बिल्कुल, बहुत सीरियस क्राइम है ये, बेसिकली सोशल मीडिया क्राइम्स की कैटेगरी है। अब इस तरह के केसेस के अंदर होता ये है कि आमतौर पे दो लोग रिलेशनशिप में होते हैं, लड़का और लड़की, जैसे ताल्लुक़ ख़त्म होता है तो उनमें से किसी एक की कोई डिमांड होती है, या शादी की डिमांड होती है, या जो वो शख्स कह रहा होता है वो करने की डिमांड होती है। तो इस दौरान क्या होता है, जो डाटा उन्होंने ड्यूरिंग द रिलेशनशिप तैयार किया होता है उसको वो शेयर कर देते हैं। लड़का जो है वो फैमिली मेम्बर्स के साथ ख्वातीन की शेयर कर देता है, या खातून जो है वो लड़के की फैमिली मेम्बर्स से शेयर कर देती है। अच्छा, दूसरी कैटेगरी जो बड़ी मैं समझता हूँ हीनियस किस्म का क्राइम है, उसमें एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ का डाटा शेयर कर देता है, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड का डाटा शेयर कर देती है। अच्छा, तीसरी कैटेगरी ये है कि एक शख्स है, उसके पास किसी की कोई तस्वीरें थी जो कि नाजेबा नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया, उसने सुपर इम्पोज कर दी, यानी कि चेहरा लिया और किसी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट चीज़ के ऊपर, चेहरे किसी बॉडी के ऊपर जो है उस चेहरे को लगा दिया। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक ऐसा केस आया जिसमें एक खातून ने खुदकुशी कर ली क्योंकि उसकी जो तस्वीरें थी वो एडिटेड तैयार की गई थी और वो 4 बच्चों की माँ भी थी। सो दिस इज़ हाउ पीपल जब वो इस किस्म के काम कर देते हैं या वो मिसयूज़ कर देते हैं, तो इस तरीके से जान जाने का जो है वो ख़तरा भी इन्वॉल्व हो जाता है। अच्छा, इन केसेस के अंदर जो तस्वीरें शेयर करने वाली, नाजेबा तस्वीरें शेयर करने वाले केसेस हैं, इनमें जो सज़ा है वो कानून में 5 साल है। अच्छा, इनमें एक जो लॉ को मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए कि इनमें जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि पब्लिक एग्जिबिट की हो, डिस्प्ले की हो, ट्रांसमिट, यानी किसी को भेजना ही जुर्म है। पोजेशन में होना दैट इज़ नॉट एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 21। भेजना जो है वो भेजना जुर्म है। अच्छा, एक सेक्शन ऐसा है जिसमें रखना भी जुर्म है, दैट इज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। किसी माइनर का डाटा नाजेबा अपने फ़ोन में रखना भी विदाउट लीगल जस्टिफिकेशन, इट्स अ क्राइम। तो और क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट जो अभी 2023 में है उसमें इसकी सज़ा को भी बढ़ाया गया है। पहले 7 साल पनिशमेंट थी, उन्होंने मज़ीद इसको एनहांस किया है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे सर जो आपने बात की कि आमतौर पे जो ऐसी तस्वीरें या ऐसा डाटा तैयार किया जाता है ये ट्रस्ट में लेके मंगवाया जाता है। मैं आपको ऐसे केसेस भी बता सकता हूँ जिसमें किसी ने किसी को डाटा भेजा और वो उसका सिर्फ सोशल मीडिया पे फ्रेंड था, 5-5 साल से फ्रेंड है, और दूसरे एंड पे उसको ये नहीं पता कि वो लड़का या लड़की है। तो आवाज़ भी वो बदल लेते हैं अपनी। सर आवाज़ भी बदल लेते हैं, ट्रस्ट ऐसा दिलवा देते हैं, फिर एक लाइन बड़ी इस्तेमाल होती है, देख कर डिलीट कर देना। अब वो जब उस शख्स ने तो उस डाटा का पोजेशन रख लिया, अब वो डिलीट करता है या नहीं करता अब ये उसके इख्तियार में। फिर ऐसा डाटा जो है जो सोशल मीडिया पे एनोनिमस लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में जाके डाटा शेयर करते हैं, वो डाटा बाद में ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल होता है, वो बाज़ औक़ात कुछ गलत साइट्स पे अपलोड करने के लिए इस्तेमाल होता है,
ये एक पूरी ब्लैकमेलिंग हो जाती है उस शख्स के साथ जो अपना डाटा इस तरह बना के किसी के ट्रस्ट में आके शेयर कर लेता है। अच्छा ज़ैन, ये जो हनी ट्रैप जो हो रहा है आजकल, ये भी एक बड़ा आजकल ज़ोरों पे है काफ़ी, और वैसे तो कच्चे के डाकुओं से इसको उन्होंने जोड़ा हुआ है, लेकिन इट कैन हैपन विद एनी बॉडी, और आप मस्ट बी नोइंग, आपको फेमस केसेस भी याद होंगे। इट ऑल्सो कम्स इन सेम वेज, भी इट्स ऑल्सो क्राइम, साइबर लॉज में आता है क्राइम। देखिए रिसेंटली अभी मैं एक केस में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ खलील रहमान कमर साहब को, जो कि बड़े मशहूर हमारे मुल्क के जो हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं और राइटर भी हैं। अब रिसेंटली अब जो उनका केस है वो एक क्लासिक एग्जांपल है हनी ट्रैप की, कि एक जो मैसेजिंग के थ्रू उनको ट्रैप किया गया, बाद में उनसे पैसे हासिल किए गए, उन पर तशद्दुद किया गया। बेसिकली ये जो सारे केसेस हैं ना हनी ट्रैप के, ये जो स्पेशली आजकल एक नया मोड अपनाया जा रहा है, मैं उसको भी डिस्कस करूँगा, कि स्पेशली यंगस्टर्स को एक ऐप है बड़ी पॉपुलर, उसके ऊपर वीडियो कॉल आ जाती है। अच्छा, वीडियो कॉल आती है। उस वीडियो कॉल के दूसरे एंड पे ख्वातीन होती हैं जो कि फॉरेन होती हैं, अच्छा, फॉरेन नेशनल होती हैं, पाकिस्तान के नहीं होती। अब उनको दूसरे एंड पे कहा जाता है कि आप वही हरकतें रिपीट करें जो कि उस साइड पे की जा रही थी, जो कि नाजेबा हरकतें होती हैं। तो ये तो लड़के भी वाले भी करते हैं इस तरह ही। अब जो ही वो करते हैं वो उसकी वीडियो बना लेते हैं, और उसके बाद उनकी उस ऐप के ऊपर जो फ्रेंड लिस्ट होती है उसको वो भेजना स्टार्ट कर देते हैं। अब उस दौरान वो ट्रैप होते हैं, ट्रैप होने के बाद या तो वो उनको पैसे भेजना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर वो उनके साथ मुज़ाकरात में जाके ब्लैकमेल होते रहते हैं। कि इनकी गिरफ्त में किस तरह ये आते हैं लोग, कैसे पकड़े जाते हैं? अगर इनको पकड़ना हो तो क्या? सर 2 3 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बेसिकली ये जितनी ऐप्स पाकिस्तान में चल रही हैं ये सारी फॉरेन ऐप्स हैं, ये दूसरे ममालिक से ऑपरेट हो रही हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी साइन करनी चाहिए इन ममालिक के साथ, ताकि डाटा शेयरिंग आसान हो जाए। पाकिस्तान ने एक रूल्स बनाए थे, सिटीज़न प्रोटेक्शन रूल्स, और इन तमाम कंपनीज़ को जो ये फॉरेन ऐप्स हैं इनको कहा गया था कि आप पाकिस्तान के अंदर अपने ऑफिस को ओपन करें, ताकि हम आपसे 48 आवर्स या 72 आवर्स के अंदर डाटा की रसाई हासिल कर सकें, IP एड्रेसेस ले सकें, डाटा रिमूवल करा सकें। लेकिन किसी भी कंपनी ने पाकिस्तान में अपना कोई ऑफिस ओपन नहीं किया था। बेसिकली इन ऐप्स की आपके जो लोकल लॉज हैं उनकी हद तक इनके ऊपर कोई चीज़ इंप्लीमेंट कराना आई थिंक तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटीज़ में नहीं जाएंगे। अभी भी कुछ ऐप्स जो हैं वो डाटा प्रोवाइड कर देती हैं पाकिस्तान को, जैसे बहुत सारे मेरे ऐसे केसेस हैं जिनमें IP एड्रेसेस जो हैं वो आ गए और वहाँ से ट्रेस आउट हुए क्रिमिनल्स जो थे। लेकिन मैं स्टिल समझता हूँ कि बहुत सारा ऐसा काम अभी हमें करना होगा या पाकिस्तान को करना होगा जिससे हम इन लॉस को मज़ीद बेहतर बना सकें। अच्छा, ये जैन जो बाहर से लोग फ़ोन करते हैं, ये आपका बच्चा हमारी कैद में है या हमने उसको पकड़ा हुआ है, उसने जुर्म किया है, पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, अक्सर औकात मुझे भी ऐसी कॉलें आई हैं, मैंने अक्सर औकात के नंबर भी भेजे, लेकिन वो क्या होता है? वो आप पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे होते हैं या आउट ऑफ पाकिस्तान होते हैं? जो अभी तक मेरे इल्म में आया है या जो मेरे अभी कोर्ट के केसेस के एक्सपीरियंस में आया है और जो मेरे दोस्तों के साथ ऐसे क्राइम हुए हैं, वैसे तो मेरे वालिद साहब को ऐसी बड़ी कॉल्स आई हैं, ये बेसिकली नंबर्स भी पाकिस्तान के होते हैं, लोग भी जो बात कर रहे होते हैं उनके लहजे से पता चल रहा होता है ये पाकिस्तान के हैं। मैं आपको इसमें एक मिसाल देता हूँ। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त है, तो उनकी मुझे कॉल आई और उन्होंने बताया कि मेरे साथ दूसरी कॉल के ऊपर जो इस वक्त शख्स मौजूद है वो ये कह रहा है कि आपका बेटा जो है ना वो पुलिस स्टेशन में है और आपने हमें 50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र करने हैं। एंड ही वॉज ऑन दी अदर कॉल, और उसने मुझे कहा कि आपने कॉल डिस्कनेक्ट नहीं करनी, आपने मेरे साथ कॉल पे रहना, आपने मुझे कॉल के दौरानिए के अंदर ही पैसे भेजने हैं। तो बेटे की आवाज़ ही सुनाते हैं, तस्वीरें पीछे से आवाज़ भी सुनाई, रोने की आवाज़ें आ रही हैं, और पीछे से वो पुलिस के जो सायरन की जो वो गाड़ी की आवाज़ होती है वो भी पीछे से आवाज़ आ रही है। अब वो पूरा एक माहौल उन्होंने क्रिएट किया खौफ का। अब वो मेरे साथ कॉल पे हैं, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप ऐसा करें, इनकी कॉल को काटें, आप कॉल करें स्ट्रेट अवे जाके इनके स्कूल में। बेटा इस टाइम आपका स्कूल के अंदर गया हुआ, तो बच्चा स्कूल में होगा। वो मुझे कह रहे हैं कि नहीं मैं इस टाइम ATM पे खड़ा हूँ, तो मैंने बस आपको इसलिए फ़ोन किया कि मैं पैसे मैंने कहा मेरी बात सुने, थोड़ा सा पैनिक ना हो, बच्चे को फ़ोन करें। खैर वो उन्होंने थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपने आप को कूल डाउन किया, उन्होंने कॉल को डिस्कनेक्ट किया और उन्होंने मेरे कहने पे वो स्कूल में कॉल की। स्कूल में उन्होंने बताया कि बेटा जो है वो भी लेक्चर ले रहा है। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है ना हम उसके ऊपर फौरी तौर पे रिएक्ट करते हैं। ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब आपके पास इन्फॉर्मेशन आए, आप 30 मिनट्स के लिए रुक जाएं। ये जितनी छुट्टियाँ हम सुनते हैं, ये जितने नोटिफिकेशन जैली हम देखते हैं, ये जितनी चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो गया, फ़लाँ खुशखबरी आ गई, आज इतनी कीमत गिर गई, ये सारी चीज़ें अगर हम थोड़ी देर रुक जाए ना 30 मिनट बाद, तो 30 मिनट बाद उसी चीज़ की तरदीद चल जाती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे। तो हम बेसिकली करते ये हैं कि हम रिएक्ट कर जाते हैं। हम कहते हैं कि जो चीज़ हमारे पास आई है
हम अच्छा फिर एक और इशू है ना सर, हमें लोग उठाते हैं, एक ग्रुप से उठा के दूसरे में ऐड करते हैं, दूसरे से उठा के, अब हर ग्रुप के अंदर ना एक जैसी खबर ही आ रही होती है। बेसिकली एक शख्स एक खबर को उठाता है, वो दूसरे ग्रुप्स में ट्रांसफर करता है। री वेरिफिकेशन जिसको कहते हैं ना, ये वेरिफिकेशन ऑफ अ न्यूज़, और फिर उसको री वेरीफाई करना, ये एक्चुअली ये वो मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल है जो अभी तक हमने इसके ऊपर काम नहीं शुरू किया। सही कह रहे हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ जो साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो चीज़ आती है वो 10-15 साल के बाद आती है, लेट आते हैं यहाँ, उससे पहले बाकी दुनिया में ये मौजूद होती हैं आगे। लाइक इंटरनेट को भी देखें, उन चीज़ों को भी देखें, मोबाइल को देख लें, सो मेनी थिंग्स हमारे पास बहुत लेट आए हैं बाद में। अब इन जगहों पर जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, ये सारा कोई मामला है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लॉज बने हैं इस वक्त टू काउंटर दिस चैलेंज ऑफ साइबर क्राइम लॉज, क्या डू यू थिंक आर सफिशिएंट टू कोप विद द एजेंसीज जो है? एक्चुअली हमारे जो लॉज हैं साइबर क्राइम के, वो बड़े वीक लॉज हैं। उसकी 2-3-4 मैं आपको एग्जांपल्स में मैं बताना चाहूँगा। जैसे बुनियादी एक शख्स जो दरख्वास्त लिखता है, वो ये लिखता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया, मेरा मोबाइल हैक हो गया, लेकिन हैकिंग हैज़ नॉट बीन डिफाइंड एज एन ऑफेंस इन द साइबर लॉस। अच्छा, दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। हैकिंग हैज़ नॉट बीन डिफाइंड। अदर देन दिस, इंडिया का जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें हैकिंग को डिफाइन किया गया एज एन ऑफेंस। अब जब किसी चीज़ को डिफाइन ही नहीं किया गया, तो उसकी हद तक आपकी जो प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बड़ी नामुमकिन हो जाएगी। दूसरा, ये जो लॉ है, इसके जो अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, वर्डिंग ऑफ द लॉ, ये डिफ़िकल्ट है। जैसे किसी की फेक अकाउंट बनाने की सज़ा इस लॉ में 3 साल है, लेकिन वर्ड क्या लिखा गया है ऊपर डेफिनेशन में, क्या आ रहा है? अनऑथराइज यूज़ ऑफ आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। अगर इसी को रिप्लेस किया जाए पनिशमेंट ऑफ फेक अकाउंट, तो हर बंदे को समझ आ जाएगा। ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, बेसिकली ये ऑनलाइन डेफेमेशन है। अगर इसी को ऑनलाइन डेफेमेशन के साथ रिलेट कर दिया जाए तो ऑनलाइन अच्छा, फिर 21 है ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन। अब एक शख्स है, वो सोचता है डिग्निटी और मॉडेस्टी में क्या फ़र्क आया? तो लॉ की जो लैंग्वेज है वो बहुत मुश्किल है। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा कि जो टेक्निकल टर्म्स हैं उनको चेंज करना चाहिए, बट लॉ की डेफिनेशन या मीनिंग को आसान कर देना चाहिए, ताकि एक जो इसका विक्टिम है वो तो एक आम आदमी है। तो आप माशाल्लाह आप खुद इसके माहिर हैं, तो आप क्यों नहीं कोई ऐसे इसको असम्बली में पेश करवाते किसी से? आप सर अगर कोई हमसे रब्ता करेगा तो हम ज़रूर इसमें करना चाहिए। आज आप खास तौर पर आप उनका बता रहे हैं, इंडिया का और पाकिस्तान का ये जो फ़र्क है। अच्छा, एक और इसमें सर इशू है, जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स के सेक्शंस हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्जरी है, ये तमाम ऑफेंसेस जो है ये नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल है। अगर किसी के साथ 50 करोड़ का भी फ्रॉड हो गया है, तो ऑफेंस जो है वो बेलेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, उस पर क्या कार्रवाई होगी या उसके ऊपर क्या किसी की रिकवरी होगी? अच्छा, स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो ये साइबर क्राइम होते हैं, उसमें मेरा क्या नॉन बेलेबल होते हैं सर? अब उसमें दो ऑफेंस साइबर टेररिज्म, अब उसमें भी एक लूप होल है, दैट इज सेक्शन 10। साइबर टेररिज्म का ऑफेंस साबित करने के लिए 3 ऑफेंसेस का साबित होना साथ ज़रूरी है। नंबर 1 है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस, अनऑथराइज एक्सेस टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनऑथराइज कॉपिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा फ्रॉम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इन तीनों ऑफेंसेस का जब तक साबित नहीं हो पाएंगे, तो साइबर टेररिज्म का जो ऑफेंस के अंदर डेफिनेशन लिखी है वो पॉसिबल नहीं है। सो ये कैटेगोरिकली हमें लॉस के अंदर इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। अगर साइबर टेररिज्म की इटसेल्फ कोई डेफिनेशन है, तो उसको एज लॉन्ग इट्स उसके साथ चलाया जाए। जब व्हेन वी कनेक्टेड विद द प्रीवियस सेक्शंस, तो समटाइम ग्लोरिफिकेशन ऑफ एन ऑफेंस साबित करना मुश्किल है, समटाइम अनऑथराइज एक्सेस टू द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर साबित करना मुश्किल है। तो ये हम बेसिकली जब तक इनमें बेहतरीन लाएंगे, अब जैसे मैं समझता हूँ पनिशमेंट्स जैसे ख्वातीन के केसेस हैं, असल में सर साइबर लॉज में सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है? लॉ से बढ़ के एक तो लॉ का इशू आ गया, इशू आ रहा है कि लोग जो हैं वो इन केसेस के अंदर जहाँ पे उनकी मॉडेस्टी इन्वॉल्व है या फाइनेंशियल फ्रॉड भी इन्वॉल्व है, वो बहुत सुलह कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़। जैसे एक खातून है, उसकी तस्वीरें वायरल हुई, उसने फौरी तौर पे फैमिली प्रेशर आया, उसने सुलह कर ली। बट एवरी साइबर क्रिमिनल इज़ अ रिपीट ऑफेंडर। मेरे पास ऐसे जितने केसेस आए, उनमें नॉर्मली जिसके साथ ऐसा क्राइम हुआ है, अगर उसने सुलह करके शख्स को बाहर निकलवा लिया बेल पे, तो वो क्राइम उस शख्स ने बाहर के दोबारा रिपीट कर दिया। ओह भाई, अब ये वो बेसिकली मैं समझता हूँ अवेयरनेस है, जो ना सिर्फ मेरा ख्याल है कि लॉज बेहतर होने चाहिए, विक्टिम्स जो हैं उनको भी बताना होगा कि इस केस में फिर सुलह नहीं करनी। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि लॉज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे, और ये मेरा ख्याल से इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश भी है। ये जो अवेयरनेस है, बेसिकली हमारे प्रोग्राम में हम उसके आखिरी स्टेज भी आ गए। अवेयरनेस जो है, ये क्या आप देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसके ऊपर या सोशल मीडिया है, इसके ऊपर अवेयरनेस प्रॉपर हो रही है, या आप समझते हैं इसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है? क्या अवेयरनेस हो जिससे लोगों में
आम आदमी को पता लगे कि यार ये चीज़ें हैं, इनसे मुझे अवॉइड करना चाहिए, एतराज़ करना चाहिए? सर अवेयरनेस बुनियादी तौर पे जब तक स्कूल लेवल से स्टार्ट नहीं की जाएगी ना, जब तक एक स्कूल में एक लेक्चर ऐड नहीं किया जाएगा साइबर क्राइम का, तब तक बुनियादी अवेयरनेस नहीं आ सकती। स्कूल एट सेकेंडरी लेवल? एट सेकेंडरी लेवल जब तक आप नहीं बताएंगे ना कि मोबाइल फ़ोन का मिसयूज़ क्या है, आपने क्या काम इसके थ्रू नहीं करना। आजकल तो है ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे गोद में होते हैं 3 साल से, तो वो मोबाइल फ़ोन पर टच कर रहे होते हैं, वो उसके बाद 2-3 साल बाद माशाल्लाह एक्सपर्ट बन जाते हैं। बहुत सारे ममालिक ने मोबाइल फ़ोन के ऊपर सोशल मीडिया की ऐप्स की हद तक जो इस्तेमाल था उसके ऊपर पाबंदी भी लगाई है बच्चों के लिए। ऐसे ही मैं समझता हूँ कि 18 साल तक का जो बच्चा है ना सर, उसको स्मार्टफोन वालिदैन को नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़, ये आपने बड़ी सी बात की, एक और चीज़ भी हो जाती है। इसी हाल में ब्रिटेन में हुआ था वाक़या, तो कोई याद होगा कि सोशल मीडिया पर किसी ने पोस्ट लगाई और उसके बाद फसादात शुरू हो गया। कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में कोई चीज़ ऐसी आ जाती है तो फौरी तौर पे किसी के ख़िलाफ़ लगे तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो कि एक क्राइसिस डेवलप हो जाता है किसी सिटी में या किसी शहर में। तो ये भी साइबर की उसमें आते हैं, क्योंकि बंदा तो कहता है जी मैंने तो अपनी इनोसेंटली किया है, मेरा मकसद ये तो नहीं है, लेकिन उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं बड़े भयानक होते हैं। सर बेसिकली सोशल मीडिया का जो बुनियादी मकसद है ना, वो इंटरेक्शन विद द पीपल यू नो इन योर रियल लाइफ है। हमने सोशल मीडिया का जो मकसद निकाला है, वी हैव स्टार्टेड यूजिंग इट इन अनदर वे। हमारे यहाँ क्या होता है कि उसके ऊपर इंफॉर्मेशन जो डिसैमिनेट हो रही होती है वो नॉर्मली फेक न्यूज़ की सूरत इख्तियार कर जाती है। बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो न्यूज़ शेयर करते हैं और बाद में कभी किसी जगह पे उनका नाम आ जाए तो वो कहते हैं जी हमारे पास तो ये व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को बेसिकली इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है कि ये बेसिकली लॉ पाकिस्तान में है भी कि नहीं। मैं ये भी बताऊं कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का नहीं पता, क्योंकि कभी डिस्कस ही नहीं हुआ। नॉर्मल लॉज जो हैं, अगर किसी ने किसी को डंडा मार दिया सर पे, अगर किसी से लड़ाई होगी तो ये तो लोगों को पता है। हाँ, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं ना हमारे लेकिन आगे। साइबर क्राइम के बारे में इसलिए भी नहीं पता सर, किसी स्कूल में आप देख लें कोई एज ए सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ाया जा रहा। अगर पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ पे अवेयरनेस बेहतर होगी। अगर आप उसका कंपैरिजन देख लें यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे, आई थिंक सेशंस या सेमिनार एक दफ़ा करवाना, आई थिंक ये इसका हल नहीं है। और वैसे भी जहन बात यह है कि ये जो चीज़ है कि नई चीज़ आई है, डिफरेंट चीज़ आई है। जब कोई चीज़ डिफरेंट आती है ना, कहीं भी आती है, तो उसके मैं समझता हूँ बड़े अलार्मिंग रिजल्ट्स होते हैं आगे। जैसे हमारे यहाँ आपको याद होगा कोविड आया था, तो कोविड के बारे में पता ही था किसी को। हम तो छोटी मोटी वो जो पहले थे जो बर्ड फ्लू और ये वो चीज़ें, एबोला वगैरह, उसके बाद वो आया तो लोगों को परेशानी होगी भाई ये क्या सोशल, जैसे कहते हैं गैप शुरू हो गया, सोशल एकदम मिलना बंद हो गया। ये बहुत सी चीज़ें थी जो कि उस वक्त अब सोचते कैसे हो गई आगे। तो डिफरेंट होना भी एक चीज़ जो है, भी एक अलामत है कि समथिंग इज़ डिफरेंट। यू लिव इन द रियल वर्ल्ड। हम इस रियल वर्ल्ड में बैठे कि यार ये बंदा मेरा ठीक है, दोस्त है, बट यू नेवर नो कि जब गायब हो, पीछे खड़ा हो, तो यू नेवर नो कि वो अपने को वार कर दे, आपको पता ना लगे। तो इससे लाइक सेम थिंग कि ये क्राइम जो है साइबर क्राइम, ये भी इसी तरह की एक चीज़ है। बेसिकली जो साइबर क्राइम और ये जो सोशल मीडिया इंटरेक्शन ने हमारे बच्चों में एक चीज़ क्रिएट की ना, वो ये थी कि हमारे वर्बल कम्युनिकेशंस बड़े वीक होते जा रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन लेवल वीक होता जा रहा है, हमारा ज़्यादा जो वक्त है वो फ़ोन के साथ है। इसी तरीके से जो हम वर्चुअल लाइफ है उस पर इतना चला गया कि हमें रियलिटी लाइफ की तरफ हम आते आते शायद हमें बड़ा टाइम लगेगा। और फिर वीडियो गेम्स ने जो इफेक्ट बच्चों पे डाला वो और उससे ख़तरनाक था। अच्छा, आपने बात अच्छी बता दी कि सेकंड लेवल से होना चाहिए कि बच्चों में। इसके अलावा कोई एक दो चीज़ बता दी जो हमारी आवाम के लिए ज़्यादा मुफीद हो। बुनियादी तौर पे जो एक मैं समझता हूँ गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए ना, वो मैसिव लेवल पे होना चाहिए। उसमें क्या हो सकता है, उसमें कंपेन्स हो सकती हैं, सोशल मीडिया कंपेन्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंपेन्स हो सकती हैं, जो आपके स्टेट लेवल के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं, जैसे जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जी, पब्लिक मैसेजेस जाने चाहिए। और उसके अलावा मैं समझता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर एक एग्रेसिव किस्म की कंपेन चलनी चाहिए, जिसके ऊपर और न्यूज़पेपर में एड्स आने चाहिए जहाँ पे ये बच्चों को मोबाइल फ़ोन के बारे में, लाइक मैं ये समझता हूँ शायद एक बच्चा आर्टिकल ना पढ़ पाए, लेकिन वो तस्वीर अगर कोई बड़ी उसके लिए स्टॉनिशिंग या कोई बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लगी होगी तो वो देख लेगा। और वैसे भी हम जो प्लेस देखते हैं वो साइबर क्राइम्स के प्लेस बहुत कम आ रहे हैं, वो तो होते ही नहीं आगे। मेरा ख्याल है प्लेस भी कुछ ऐसे आने अभी चाहिए। रिसेंटली सर मैंने एक नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री देखी है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। डॉक्यूमेंट्री ये थी कि ऐसा केस भी मेरे पास रियल लाइफ में आ चुका है, इसलिए मैं उसके ऊपर बात करना चाह रहा हूँ कि एक खातून को उसी की एक कज़न जो है वो एक फेक अकाउंट के थ्रू एक रिलेशनशिप में ले आती है, एंड शी रिमेन इन रिलेशनशिप विद हर फॉर ऑलमोस्ट 8 years। वो ख्वातीन? यस, जो खातून उस केस को ट्रैप करी है वो उसकी कज़न है। अच्छा। और जिसको वो ट्रैप करी है वो उसकी कज़न है, और वो उसको 8 साल ताल्लुक में रखती है किसी फेक आइडेंटिटी के साथ। तस्वीर फेक है, उस शख्स के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो सारे फेक हैं, और तमाम अकाउंट्स को वो खुद ऑपरेट करती है। ओह।
और उसके बाद क्या होता है कि उस डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया जाता है कि 8 साल बाद वो जो रियल करेक्टर होता है, वो खातून जो विक्टिम होती है, वो इवेंचुअली उस तक पहुंच जाती है। और 8 साल बाद उसको पता चलता है कि ये जो सब काम मेरे साथ हो रहा था, ये एक फेक अकाउंट्स के थ्रू जो कि मेरी कज़न ने बनाए हुए थे, ये सब कुछ उस अकाउंट्स के थ्रू मेरे साथ किया जा रहा था। एंड सीरियसली मैं आपको ये बताऊँ, बैकिंग लाइक 3 to 4 years ago, सिमिलर नेचर का एक केस मेरे पास बीइंग ए लॉयर आया, जिसमें मुझे एक शख्स खातून ने ही बताया कि उनके साथ भी ऐसे ही जो था वो कहानी जो थी वो हुई, और उनको एक फेक अकाउंट के थ्रू इस तरह एक ताल्लुक में रखा गया। तो बेसिकली जो साइबर क्राइम के ऊपर, अब जैसे आपने कहा ना डॉक्यूमेंट्रीज, मूवीज़, रिसेंटली मैंने देखा कि अब आके जो इंटरनेशनल फॉरम्स हैं उन्होंने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है। लेट्स होप कि पाकिस्तान में भी हो, तो विल कंटिन्यू टू डिस्कस दिस इंशाल्लाह इन सीरीज ऑफ टॉक्स। थैंक यू वेरी मच जैन फॉर कमिंग ओवर ऑल द वे और फॉर डिस्कसिंग व्हाट एन इम्पॉर्टेंट इशू टुडे इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नाज़रीन, ये थे जैन रैशी और बहुत अच्छी गुफ्तगू इन्होंने की है। टैलेंटेड आदमी हैं और मैं समझता हूँ कि वेरी फ्यू इन पाकिस्तान हु आर डीलिंग विद साइबर क्राइम्स। तो बात यह है कि इंसान को ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि जब वो इन गैजेट्स को यूज़ करता है, कंप्यूटर को यूज़ करता है, टेलीफोन को यूज़ करता है, मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जाता है, वो ट्विटर पे जाता है, फेसबुक पे जाता है, इंस्टाग्राम पे जाता है, तो वो एक डिफरेंट मोड में आ जाता है। उसको इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करना चाहिए कि वो एक रियल वर्ल्ड है और वो दूसरी एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड है। तो इस चीज़ों का जब ध्यान रखेंगे तो हो सकता है कि आप इस जो क्राइम करने वाले लोग होते हैं उनसे आपकी बचत हो सके। तो वी विल कंटिन्यू डिस्कस इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।